हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेस पर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले वाली वीडियो हमने पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की परिभाषा, गलनांक, क्वथनांक के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। हमारा टॉपिक चल रहा था कि कोई पदार्थ अपनी अवस्था कौन कौन से तरीक़ों से परिवर्तित कर सकता है। तो जिसमें दूसरा तरीका है हमारा, इससे पहले तरीका पढ़ा था हमने तापमान परिवर्तन, और दूसरा तरीका है हमारा दाब परिवर्तन। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा टॉपिक हमारा दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि हमारे पास 3 सिलेंडर हैं। अब तीनों सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, तीनों सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है। अब एक पिस्टन है, देखो ये जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये है ना, तीनों में जो कणों की दूरी है वो आप देख सकते हैं गैस में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ये देखिए गैस में सबसे ज़्यादा है, और द्रव में उससे कम, और ठोसों में सबसे कम। तो अगर इन पिस्टन से हम प्रेशर लगाएंगे ऊपर से तो इनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, या फिर इनको हम ऊपर खींचेंगे तब भी इनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर या संपीड़ित करने से उसके कणों के मध्य दूरी कम हो जाती है। यानी हम इसको संपीड़ित करेंगे या दाब लगाएंगे तो दोनों जो कण हैं पदार्थ के, उनके मध्य दूरी कम हो जाती है, जिससे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद है जब वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटमॉस्फेयर कितना हो तो उस समय ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है। तो एक एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर CO2 द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में परिवर्तित हो जाती है सीधे ठोस से, इसलिए इसको बोला जाता है शुष्क बर्फ। उसके बाद है हमारा ये जो भी हमने ऊपर पढ़ा था उसकी समरी है कि अगर कोई ठोस पदार्थ ठोस से द्रव में बदल रहा है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम संगलन। क्या कहते हैं? संगलन। अगर कोई पदार्थ द्रव से गैस में बदल रहा है तब उस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। अगर कोई पदार्थ गैस से द्रव में बदल रहा है तब उस प्रक्रिया को कहते हैं हम संघनन। अगर कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदल रहा है तब उसे बोलते हैं हम क्या? जमना। जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? जमना। अगर कोई पदार्थ सीधे ही ठोस से किसमें बदल जाए? गैस में, तब उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम क्या? ऊर्ध्वपातन। यदि कोई पदार्थ गैस से सीधे ही किसमें बदल जाए, अगर मान लो कोई पदार्थ गैस से सीधे ही किसमें बदल जाए? ठोस में, तब उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम निक्षेपण। यह आपको याद रखना है। इसके बाद पढ़ेंगे हम संघनन कि संघनन क्या होता है। संघनन के बारे में बात करें तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस से द्रव में बदलता है। यानी अभी जैसा कि हमने ऊपर चार्ट में देखा था कि कोई पदार्थ है और वो सीधे ही गैस से द्रव में बदल रहा है, गैस से किसमें बदल रहा है? द्रव में, तब उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संघनन। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमने कल जो इससे पिछली वाली वीडियो में संबंध पढ़े थे, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस केल्विन, उनके कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमान को डिग्री सेल्सियस में बदलें। यानी इस क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है वो तापमान केल्विन में दिया गया है, उस तापमान को आपको बदलना है किसमें? डिग्री सेल्सियस में। तो मैंने आपको बताया था कि केल्विन बराबर होता है हमारा डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर हमें डिग्री सेल्सियस निकालना है तो मैंने बताया था कि जो केल्विन दिया है उसमें से 273 माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको दिया गया है तापमान केल्विन के अंदर 300 केल्विन। तो अगर 300 केल्विन में से हम 273 कम कर दें तो हमारा आंसर डिग्री सेल्सियस में मिलेगा आपको 27 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार दूसरा है 573 केल्विन। 573 केल्विन में से अगर हम 273 माइनस करते हैं तो हमारा ये बचता है 300 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार आप कोई भी तापमान बदल सकते हो और आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण किसे कहते हैं?
क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, यानी क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव है, कोई द्रव है, उसका वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम बाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? बाष्पीकरण। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे कि बात करें, सबसे पहला कारक है हमारा कौन सा? सतही क्षेत्रफल। सबसे पहला कारक कौन सा है हमारा? सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल, बाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। जो सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। यानी अगर जैसे कोई भी पदार्थ या कोई भी कपड़े हैं, अगर उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से उनके बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि कपड़े सुखाने के लिए हमें उन्हें फैला देते हैं, यानी जैसे कि हम कपड़े धोने के बाद उन्हें सुखाते हैं, तो अगर हम जल्दी सुखाना चाहते हैं कपड़ों को तो हम क्या करते हैं? कपड़ों को फैला देते हैं। फैलाने से क्या होता है कि कपड़ों का सरफेस एरिया वो बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण ही हमारा वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है। दूसरा कारक है हमारा तापमान में वृद्धि। दूसरा कारक कौन सा है हमारा? तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे बाष्पीकृत हो जाते हैं। मतलब अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो कणों की गति बढ़ेगी, कणों की गति बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और जैसे जैसे गति बढ़ेगी उसमें पानी सोखने की क्षमता भी ज़्यादा हो जाती है, यानी बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। ये दूसरा कारक हो गया हमारा तापमान में वृद्धि। उसके बाद आता है हमारा तीसरा कारक आर्द्रता में वृद्धि। क्या हो जाए? आर्द्रता में वृद्धि। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अब आर्द्रता की परिभाषा, यानी वायु में उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसे क्या बोलते हैं हम? आर्द्रता। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो बाष्पीकरण की दर घट जाएगी। क्या हो जाता है? बाष्पीकरण की दर घट जाती है। अगर बात आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है तो आर्द्रता में वृद्धि होने से बाष्पीकरण की दर घट जाती है। यानी अगर हम कोई भी चीज़ को सुखाना चाहते हैं तो ज़्यादा टाइम लेगी सूखने में। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही कम होगी तो बाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है यदि आर्द्रता ज़्यादा होगी तो बाष्पीकरण की दर कम होगी, अगर आर्द्रता कम होगी तो बाष्पीकरण की दर ज़्यादा होगी। उसके बाद चौथा कारक है हमारा वायु की गति में वृद्धि। चौथा कारक कौन सा है हमारा? वायु की गति में वृद्धि। यानी वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। यानी वायु की गति तेज हो जाती है तो हमारे बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। उसके बाद हमारा अगला कारक आता है बाष्पीकरण के कारण शीतलता आना। बाष्पीकरण के कारण शीतलता आना, यानी अगला कारक क्या है? जो बाष्पीकरण से शीतलता कैसे आती है? तो अगर शीतलता की बात करें, ठंडापन कैसे आता है, तो इसके लिए आपको बाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमारा बाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है तो उससे ठंडापन कैसे आ जाए? तो जब बाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा कम होती है उनको प्राप्त करने के लिए पुनः द्रव के कण, जो बाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा कम होती है उसको प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। तो इस तरह से आसपास के ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता आ जाती है। यानी जो ऊर्जा बाष्पीकरण के कारण कम हुई थी उस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए कण आसपास की ऊर्जा को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे कि पदार्थों में शीतलता आ जाती है। अब अगला टॉपिक आता है हमारा बाष्पीकरण के उदाहरण। अगला टॉपिक क्या आता है हमारा? बाष्पीकरण के उदाहरण। बाष्पीकरण के उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला है गर्मियों में सूती कपड़ों का पहनना। सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा हमारा? गर्मियों में सूती कपड़ों का पहनना। आपने देखा होगा कि गर्मियों में हम गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनते हैं, इसका कारण है बाष्पीकरण। इसका कारण क्या है? बाष्पीकरण। यानी बाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा बाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। जैसे हम सूती कपड़े पहनते हैं गर्मियों में, तो सूती कपड़े क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंदर जो पसीना आता है उसको सोख लेते हैं और उसके बाद बाष्पीकरण हो जाता है, जिससे कि हमें शीतलता प्रदान होती है। बाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। यानी
पसीना आने के कारण हमारा शरीर है जो ठंडा हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल अवशोषण की अधिक क्षमता होती है। सूती कपड़े क्यों पहने जाते हैं गर्मियों में? क्योंकि सूती कपड़ों में जल अवशोषण की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से बाष्पीकृत हो जाता है और हमारे शरीर को और हमें शीतलता प्रदान होती है। अगला उदाहरण है हमारा बाष्पीकरण का। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का नजर आना। बर्फीले जल से भरी गिलास की बाहरी सतह पर जो जल की बूंदें नजर आती हैं उसका कारण क्या है? बाष्पीकरण। अब उसमें होता क्या है आगे देखते हैं। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। वायु में जो ऊर्जा होती है वो ठंडे पानी के संपर्क में, यानी जो हमारे गिलास में, या हम बात करें मग है उसमें कोई पानी रखा हुआ है ठंडा, और उसके बाहरी सतह पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ता है कि जो छोटी छोटी बूंदें, वो बूंदें बनती कैसी हैं? कि जो वायुमंडल की ऊर्जा होती है वो हमारे पात्र से आकर टकराती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है। पात्र में जो ऊर्जा है वो किस में बदल जाती, जो आती है संपर्क में आने से किस में बदल जाती है? द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो कि हमें जल की बूंदों के रूप में दिखाई देती है। किस में दिखाई देती है? जल की बूंदों के रूप में दिखाई देती है। अब उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है कुछ मापने योग्य राशियाँ उनके मात्रक। कुछ मापने योग्य राशियाँ एवं उनके मात्रक। तो इसमें आपको इन राशियों को याद रखना है, जिसमें पहली राशि हमारा तापमान। पहली राशि कौन सी? हमारी तापमान। अगर हम मात्रक की बात करें, तापमान के ऐसे मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है हमारा केल्विन, जिसे कैसे लिखते हैं? जिसका प्रतीक होता है के। अगर दूसरी राशि हमारी लंबाई के मात्रक की बात करें तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, जिसे मीटर को लिखते कैसे हैं? हम एम से। उसके बाद सहती, जिसे आप द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। सहती को आप द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। सहती को क्या बोल सकते हैं? द्रव्यमान। सहती का मतलब है द्रव्यमान। सहती का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक होता है हमारा किलोग्राम, लिखते हैं इसको केजी से। उसके बाद आता है हमारा भार का मात्रक होता है न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जिसको लिखते हैं किससे? हम एन से। उसके बाद आता है हमारा घनत्व। घनत्व को किससे लिखते हैं हम? घनत्व के मात्रक की बात करें तो घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर। किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर। कितना क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। अगर हम बात करें घनत्व के ऐसे मात्रक या मात्रक की, तो घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर, यानी केजी अपॉन मीटर का क्यूब। और जिसको लिखते किससे हैं? केजी अपॉन मीटर का क्यूब। इसके लिए यहाँ पर क्या है इसका? एक मिनट, इसकी जगह आएगा आपका केजी। यहाँ मीटर ये नहीं है, इसका मात्रक है, इसको लिखते हैं हम केजी अपॉन इसको लिखते हैं हम केजी अपॉन मीटर का माइनस क्यू। इसको इस प्रकार लिखा जाता है, वो मिसप्रिंट है यहाँ पर हमारा कि केजी अपॉन मीटर स्क्वायर नहीं, केजी अपॉन मीटर माइनस क्यू मीटर क्यू लिखते हैं, माइनस भी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? मीटर क्यू। उसके बाद हमारा घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर, जिसको हम लिखते हैं केजी अपॉन मीटर क्यू। किससे लिखते हैं? केजी अपॉन मीटर क्यू से। उसके बाद आता है हमारा पास्कल। उसके बाद क्या आता है हमारा? पास्कल। पास्कल को लिखते हैं हम, यानी उसके बाद दाब आता है। दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है हमारा? पास्कल। पास्कल को लिखते हैं हम पीए से। किससे लिखते हैं? पीए से। उसके बाद आता है हमारा आयतन। आयतन का मात्रक होता है घन मीटर, जिससे लिखते हैं हम मीटर क्यू से। जिसे किससे लिखते हैं? मीटर क्यू से। इसके बाद हमारे यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हमारे थोड़े से क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गर्म या शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि गर्म या शुष्क दिनों में जो कूलर होता है हमारा वो अधिक ठंडा क्यों करता है?
तो गर्म या शुष्क दिनों में वायु में नमी में कमी होती है, या जैसे गर्म और शुष्क दिनों होते हैं यानी गर्मियों होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वायु में नमी होती है, जो आर्द्रता होती है उसमें कमी होती है, तो तापमान अधिक होता है। अब तापमान अधिक होगा तो अभी हमने पढ़े थे तापमान को जो बाष्पीकरण प्रभावित करने वाले कारकों, तापमान अगर वृद्धि हो जाए यानी तापमान अधिक हो जाए तो बाष्पीकरण अधिक हो जाएगा। अब बाष्पीकरण अधिक होगा तो शीतलता भी तो अधिक होगी, इसलिए कूलर गर्मियों के दिनों में अधिक ठंडा करता है। तो गर्म या शुष्क दिनों में वायु में नमी में कमी हो जाती है और तापमान अधिक होता है, जिसके कारण बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और कूलर अधिक ठंडा करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? गर्मियों में जो घड़े का जल होता है वो ठंडा क्यों होता है? तो इसका आंसर है कि गर्मियों में वायुमंडल में जल वाष्प कम होती है, जो वाष्पन की दर को बढ़ा देती है। जल वाष्प कम होगी तो हमारे वाष्पन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और घड़े में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी धीरे धीरे रिसता है, और घड़े के अंदर क्या पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र जिनसे पानी धीरे धीरे बाहर की ओर आता है, और बाहर की ओर आ रहा है तो वह तापमान बढ़ने से अब जल वाष्प की कमी के कारण बाष्पीकरण के रूप में उड़ जाता है, जिससे कि घड़ा क्या होता जाता है, ठंडा, और उसके अंदर का पानी क्या रहता है, ठंडा। यानी धीरे धीरे घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी धीरे धीरे रिसता है, जो बाष्पन के लिए जल से अधिक ऊष्मा लेता है, जिससे कि घड़े का पानी क्या हो जाता है, ठंडा। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली वो ठंडी क्यों हो जाती है? एसीटोन या नेल पॉलिश में पाया जाता है, जो नेल पॉलिश होती है उसमें क्या पाया जाता है, एसीटोन। जब आप नेल पॉलिश का यूज़ करते हैं तब भी आपके जो नाखून है वो ठंडे हो जाते हैं। तो एसीटोन या पेट्रोल या इत्र पर यह बाष्पशील पदार्थ हैं जो कि इन्हें हथेली पर रखते हैं तो हाथ की नमी के कारण इनका बाष्पन अधिक हो जाता है, और बाष्पन अधिक होने से हमको क्या मिलती है, शीतलता, और हमें हमारी हथेली को क्या महसूस करती है, ठंडापन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कि कप की अपेक्षा हम गर्म दूध या चाय जल्दी, कप की अपेक्षा हम गर्म दूध या चाय, इस क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसमें कप की अपेक्षा हम गर्म दूध या चाय प्लेट में क्यों जल्दी पी लेते हैं? इसका क्वेश्चन ये है कि कप की अपेक्षा हम प्लेट में गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो कप की अपेक्षा प्लेट की सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है, और क्षेत्रफल अधिक होगा तो आपको ही पता है कि बाष्पीकरण की दर अधिक होगी, जिससे कि बाष्पीकरण की दर अधिक होगी तो जो हमारे पदार्थ है वो ठंडा भी जल्दी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? जैसा कि अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, गर्मियों किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, सूती। गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि जब हमारे शरीर में पसीना आता है तो सूती वस्त्रों को पसीना अवशोषित करने की क्षमता होती है वो अधिक होती है, जिससे कि हमारे शरीर का बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण होने से हमारा शरीर क्या महसूस करता है, ठंडापन। तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, हमारे आसपास के पदार्थ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।